वो तो हाँ जी, बचाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, एक ना वो टेस्ट डिस्कस कर लें हम, जो अपना थोड़ा सा बचा हुआ था पहले। वो मैंने उसका रिजल्ट इसीलिए अभी फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ था। हाँ। अच्छा वो
वो वही चक्कर था जो मैं बता रहा था, रेडी नहीं था अभी टेस्ट, इसलिए नहीं रख पाया। बट आगे से वही प्लानिंग है। नहीं नहीं, आगे से तो संडेज को ही होंगे बच्चों आपके टेस्ट। बच्चों आपने बच्चों वो टेस्ट नहीं देने जो 3 के होते हैं, मतलब जो उनके मेंस पैटर्न टेस्ट चल रहे हैं, वो आपको ऑब्वियसली दिख तो रही है वहां पे, बट वो नहीं देने आपको। मतलब वो आपके भी होने हैं, बट वो मतलब सीक्वेंस के हिसाब से बाद में होने हैं। और गोपाल, क्या लग रहा है बेट का? हार रहे हो, जीत रहे हो? आपको बच्चों मैंने ना वो बोल दिया है, मतलब मैं सारी इकट्ठी तैयार करवा रहा हूँ, ये शीट्स जो हैं, सो दैट यू कैन कलेक्ट ऑल ऑफ दोज टुगेदर। तो इस वीकेंड तक हो जानी चाहिए सारी तैयार। तो मतलब वो इकट्ठे ही मिल जाएंगे आपको सारी। और हाँ, होपफुली एक्सपेक्टेड तो है कि कल बताएंगे कुछ। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ आपका? ट्राई किया? बिल्कुल बेसिक से करने वाला था, है ना? फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लीस्ट काउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? वी कांट यूज लीस्ट काउंट। फिर इसके अंदर मतलब 3/7 तो वो मेजर ही नहीं कर सकता ना, मतलब। नहीं कर रहा है ना वो मेजर, देखो। अगर हम बेसिक से देखें तो वो 3/7 ही तो मेजर कर रहा है। और मतलब इन अ वे यही क्वेश्चन आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या दिक्कत है, मतलब क्यों हम वैसा स्केल यूज करते हैं जहां एक का ही डिफरेंस है। मतलब उसका फिर लीस्ट काउंट भी 1/7 हो गया। मतलब इस केस में लीस्ट काउंट अजीब सा है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई एक वेल डिफाइंड लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट हाँ वैसे आप डिफाइन कर सकते हो बाय डेफिनेशन, कि आप कहते हो कि हाँ स्मॉलेस्ट आप इससे क्या मेजरमेंट ले सकते हो, है ना? बट वो एप्लीकेबल हर जगह नहीं है, मतलब हर मेजरमेंट के करस्पॉन्डिंग वो यूज नहीं हो पाएगा, जैसे हमने अभी यही वाला देखा केस। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन ना मैं पहले उसमें डालने लगा था, एमसीक्यू में।
फिर मुझे लगा यार उसमें ना ऑप्शन से हिंट मिल सकता है तो मैंने फिर कहा इंटीजर में ही डालते हैं इसको। किसी का ठीक हुआ ये क्वेश्चन? एनीबडी? बड़ी यार गलत बात है। बच्चों किसी का ठीक नहीं हुआ ये? वेरी बैड। यार फिर वो कराने का फायदा क्या हुआ आपको? वो पूरी डेरिवेशन फिर तो मुझे आपको फॉर्मूला ही बताना चाहिए था बस। एंड बच्चों मतलब देखिए, क्वेश्चन से एक हिंट तो सीधा मिल रहा था ना, कुछ तो वेरिएशन क्रिएट की गई है। स्टैंडर्ड केस तो नहीं था ना ये। मतलब आप इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो। एंड मतलब ये ना बड़ा मतलब क्लोजली मैच करता है आईआईटी की फिलोसफी के साथ। आप देखो, आपको याद है हम डिस्कशन में क्वेश्चन कर रहे थे जो पता नहीं 16-17 में आया था, जहां पे कुछ ऐसा हो रहा था कि उल्टा था, वर्नियर कैलिपर की डिविजन्स मैच नहीं कर रही थी, है ना? कुछ पता नहीं, उसकी 9 मेन स्केल के 10 से मैच कर रही थी। हाँ, लीस्ट काउंट पता नहीं नेगेटिव आ रही थी। देखो, वो कैसे बना हुआ था क्वेश्चन, आप समझ सकते हो कि किस तरह बना है। वो इसी तरह बना है ना कि यार वो क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आपको डेरिवेशन आती है या आपको फॉर्मूला आता है, राइट? वो तो सबने रट्टा मारा होता है कि हाँ जी, जो स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला है। बिल्कुल उसी को सोच के मतलब ये क्वेश्चन है कि अगेन ये वही चेक करता है कि बस क्या आपने सीधा बस ऐसे ही याद किया हुआ है या आपको पता है कि उसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग, है ना? तो अब जब दिख रहा है, जैसे उस क्वेश्चन में भी दिख रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ कर दी है उन्होंने, कुछ चेंज किया है, ऐसे ही इसमें भी दिख रहा है कि कुछ चेंज किया है ना? तो इसका मतलब एक क्लियर कट हिंट है कि यार बेसिक से करो। मतलब सीधा फॉर्मूला लगाना तो बिल्कुल ही यूजलेस है। ओके, चलो इसके आगे बचो। एक ये कुछ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, एक ये वाला था जी। 19th में भी कुछ इशू आता है क्या? फिफ्थ coincides with 20 क्या होता था? 20 20th। हाँ गलती से लिख दिया। हाँ, ये 20th भी बच्चों अब थोड़ा सा वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स अंडरस्टैंड। चलो पहले तो ये बताओ, ये किसी का सही है? जीरो करेक्ट ही आ रहा है। चलो पहले चेक कर लें, फिर डांटूंगा तुम्हें उसके बाद। मतलब बस वो देख लें कि अगेन कोई 1% कैलकुलेशन एरर ना हो। बच्चों जो इसमें वैल्यूज थी, वो था V0 इक्वल टू 4.0 प्लस माइनस 0.2, टाइम था 0.6,
ये भी जो मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे बनाया था क्वेश्चन, ये देख लेते हैं बस, कोई अब गलती ना होगी हो कैलकुलेशन में। ये है बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन है। हमें पता है व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज कि जो रिलेशन है y इज इक्वल टू v0t माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। राम, जो आप कह रहे हो आपको अभी अपने आप ही समझ आ जाएगा, देखना। बच्चों क्या किया आपने इस स्टेप के आगे? नाइस। और भाई 3 लोगों ने बताया मुझे। यार जो अनम्यूट करके बात किया करो, इस क्लास का हमें तभी फायदा है। या तो आप कम लोग हो। श्रीहित नहीं है क्लास में? ठीक है राम, आपने नहीं किया डिफरेंशिएट। खुशी, भव्य, आपने क्या किया? निखिल, लॉग लेके डिफरेंशिएट, जिसका इस केस में आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉग का फायदा तब होता है जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो। हाँ जी, तो स्टार्ट तो हमें डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाई नॉट सीधा ऐसे सोच लें कि 2 क्वांटिटीज का डिफरेंस है, कि हम 2 क्वांटिटीज के एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको A बोल दें, इसको B बोल दें। v0t में हम इंडिविजुअली एरर निकाल सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर में एरर निकाल सकते हैं, और फिर उनके एरर्स को ऐड कर देंगे जैसे कि सब्ट्रैक्शन में करते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों? बोलो बच्चों। जो मैंने अप्रोच बोली उसमें क्या दिक्कत है a माइनस बी करने में? बोथ क्वांटिटीज आर रिलेटेड, है ना। जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज इस पे बेस्ड हैं कि आपकी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है। ये बात बच्चों सबको समझ आती है? जब हम वो अपने फॉर्मूलाज लगाते हैं ना, a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मूलाज, या मल्टीप्लिकेशन वाला भी फॉर्मूला फॉर दैट मैटर, और इसमें हमारी क्या असम्पशन है कि सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। याद करो, इसीलिए तो हम जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्म क्वेश्चन था उसमें हम ये अप्रोच नहीं फॉलो कर पाए थे ना, कि R1 R2 और R1 प्लस R2 को 2 इंडिविजुअल क्वांटिटीज मान के उसका डायरेक्ट निकाल लें। इजंट इट सर बच्चों? सर डिपेंडेंट कैसे हैं? दोनों में t आ गया। ओके सर। तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम वो क्यों नहीं फॉलो कर पाए। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर दिया तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट एटलीस्ट वी शुड नो। तो ये था पहला कंसेप्ट जो इसमें चेक हो रहा था। अब लेट से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वी गेट dy इज इक्वल टू v0 dt प्लस t इंटू डी वी नॉट
माइनस जी डी टी, राइट? तो जीटी डीटी नहीं बनेगा? जी टी डी टी, यस। तो जो माइनस है वो प्लस में नहीं चला जाएगा? हाँ, कर देखते हैं। अभी तो मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन की है, अभी इसको एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना? बच्चों स्टेप तक सही है, ऐसे ही लिखना है। अब जैसा हमने पढ़ा हुआ है, हम कहते हैं डेल्टा वाई, इसको डेल्टा वाई बोल सकते हैं। और हमें ये भी कहा गया है, पढ़ाया गया है कि एरर्स आर एडेड, तो उसके हिसाब से ये बन गया डी नॉट डी टी। ये सब कुछ ऐड करना है हमें, है ना? ये ऐसे बन गया। इसके हिसाब से क्या बना देखें, 4 × 0.06 प्लस कितना बन गया बच्चों? 0.7। तो ये आंसर आ गया। सबका यही आंसर आया बच्चों? खुशी, भव्य, बताओ यार बच्चों, थोड़ा फास्ट करो काम। ओके, तो अभी भव्य ने बताया कि अगर हम ये वाला मेथड भी फॉलो करते हैं तो भी सो टर्न्स आउट इन दिस केस कि जो आंसर आ रहा है वो 0.72 ही आ रहा है। हाँ जी, तो मतलब बच्चों ये है कि सारे गलत करके आए हो। दिस इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। थिंक हार्ड, कहाँ गड़बड़ हुई है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। डायरेक्शन चेंज डजंट मैटर। वेलोसिटी 0 होती रहे बीच में, कोई चक्कर नहीं है। आपका जो जो आपने रिजल्ट लिखा है, वी यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वो उसका काम है, वो अपने आप वो तो सही निकालेगा ही। देखो बच्चों, एक बात समझो, ये बच्चों जो हम मॉड लगाते हैं, है ना, जो हम कहते हैं कि यार
डिफरेंशिएट करो, सारी क्वांटिटीज का मॉड लगाओ और ऐड कर दो। उसका इनहेरेंट लॉजिक क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो, इजंट इट, कि भाई हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल लें, कि भाई हर क्वांटिटी को मेजर करने में जो हमारा ज्यादा से ज्यादा एरर आया हो, हम उसको कंसिडर करें। यही लॉजिक है ना बच्चों? अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए इस कंसेप्ट को, जैसे हम एक बच्चों में ऐसे ही देता हूँ आपको। लेट से a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 1, b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.5। इसमें हम बच्चों कैसे निकालते हैं? ये डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी हमें पता है 1.5 आएगा। इसका लॉजिक क्या है? मतलब ये कैसे आया कि हमने ये माना कि यार a को मेजर करते हुए तो आपकी वैल्यू 5 आ गई, और b को मेजर करते हुए आपकी वैल्यू 1.5 आ गई। यही मतलब है ना बच्चों? एनी डाउट इन दिस बच्चों? बोलो भाई, यस नो। मैं रूल बना दूंगा कि सबको अनम्यूट ही रखना है। सर हम्म, सिर्फ 5 - 1.5 ये 1.5 तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये तो मेन क्वांटिटी है। मतलब ये आपकी क्वांटिटी आई 3.5, और जो सब्ट्रैक्ट करके वैसे आई थी वो 2 आई, तो 2 और 3.5 के बीच में 1.5 हो गया ना। यस सर, हाँ जी। हाँ जी, अब समझ आया? अगर यही कंफ्यूजन थी कि वो 1.5 और खुशी, लक्ष्य, बताओ मुझे, यही थी कंफ्यूजन कि वो 3.5 1.5 या कुछ और था डाउट? अच्छा, आप कहते कोई डाउट नहीं है, ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि समझ नहीं आया। ओके ओके, अब देखो आप, अब आपकी जो ये क्वांटिटी है पहले वाली, इसके अंदर एरर है आपका 0.24। आई थिंक सबको पता तो चलने लग गया है कि क्या हुआ है। जो आपकी ये वाली क्वांटिटी है, तीसरी वाली, इसके अंदर एरर है कितना बच्चों? 0.36, है ना? क्या हम इन दोनों क्वांटिटीज के एरर्स को ऐड कर सकते हैं? भाई अगेन देखो, क्वांटिटीज तो रिलेटेड ही हैं। इन दोनों क्वांटिटीज के एरर्स को ऐड करने का बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ?
बोलो बच्चों। इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि भाई वी नॉट डी टी के टाइम पे तो हम कह रहे हैं कि हमारी टाइम की मेजरमेंट में पॉजिटिव एरर है, और जीटी डीटी के टाइम पे हम कह रहे हैं कि टाइम की मेजरमेंट में नेगेटिव एरर है। मतलब हम सेम क्वांटिटी के दो अलग अलग एरर्स की बात कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? और इसीलिए बच्चों ये जरूरी था कि जो मैं बार बार कह रहा था कि क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, तो ऑब्वियसली अब एक क्वांटिटी में ही अलग अलग एरर थोड़ी होगा, एक ही टाइप का एरर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो मॉड लगना था वो किस तरह से लगना था? वो मॉड उसको एक क्वांटिटी बना के लगना था, वी नॉट माइनस जी टी डी टी प्लस टी डी। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई कि नहीं? सर हाँ जी। सर हम इन दोनों को ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी रिलेटेड है डीटी की वजह से। यस, इन दोनों का सेपरेट मॉड लेने का मतलब ये है कि यू आर सेइंग कि दोनों में डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं, है ना। मजेदार क्वेश्चन, मुझे अपने ऊपर ही खुशी हो रही है। तो सर ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप हर हफ्ते मेरी ट्रिप स्पॉन्सर कर दो कहीं ना कहीं, जहां मैं आराम से बैठ के ऐसे क्वेश्चन बना सकूं। सर ये वाला क्वेश्चन आपने सारा खुद सोच के बनाया था? हाँ, मतलब मुझे ये पता था कि मैंने ये कंसेप्ट क्या चेक करना है कि देखो मतलब कैसे क्वेश्चन मतलब मैंने बनाए थे, जैसे वर्नियर कैलिपर वाला था, मैंने कहा ये चेक करना है कि बेसिक मेथड आता है कि नहीं आता। मतलब वो तो मैं जब उस दिन आपको लिखवा रहा था ना, वो जब मैंने वो लिखवाया था कुछ ऐसा n/n+1 और ये कुछ, तो मैंने कहा इस पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे पता था कि आ, इस पे बेस तो बनाना ही है क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन में मेरे को ये था, जैसे मैंने आपको बोला था बार बार कि हाँ क्वांटिटीज, जैसे रजिस्टर वाला था केस कि भाई क्वांटिटीज अनरिलेटेड होनी चाहिए। तो मुझे ये था कि भाई हाँ, ये चीज चेक करनी है कि बच्चों को मॉड पता है कि सीधा मॉड लगा दिया बस सारी क्वांटिटीज में, या उसमें कुछ अलग भी बन सकता है। तो पहले तो ये होता है ना कि आलस में मैंने सोचा यार नेट पे ढूंढते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो 2 दिन तो इसी पे लगाए कि इंटरनेट पे ढूंढी जाओ, नहीं मिला। फिर फिर लगा फाइनली अब तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बट मतलब दीज आर एग्जैक्टली द टाइप ऑफ थिंग्स जो मतलब आईआईटी पूछना चाहती है ना। कि मतलब नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एज सच, बट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फॉर्मूला, कि भाई वो चीज आई कैसे है जो भी आप स्टेप लिखने लगते हो। हाँ जी, इससे बना क्या बच्चों? इससे ऐसा लग रहा है इसका आंसर क्या लिखा हुआ था, 0.48 तो नहीं बन रहा। हाँ, तो
0.24 आएगा। सर मैंने सर 0.24 ही किया था। अच्छा, और सर उससे ऐसे किया था निकला था। मैंने v इक्वल टू dx by dt से। सर फिर dx क्या इक्वल टू किया? v इंटू dx इक्वल टू v इंटू dt कर दिया बस। v 4 था, dt 0.06 नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाई चांस आ गया तुक्के से। सर इसमें गलती क्या है? क्योंकि अब आपने कहा dx इक्वल टू vdt, फिर आगे सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। v कांस्टेंट थोड़ी है, v में तो इटसेल्फ एरर है। ये तो आपने ये किया ना, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। ये v क्या था, 4 था। हाँ, तो आपने तो ये किया, इससे आपका 0.24 बन गया, यस सर। है ना। कोई भी और वैल्यूज ले लो आप आप ऐसा करो, ऊपर t को 5 सेकंड्स कर दो इस क्वेश्चन में, देखो क्या फिर बनता है आंसर। हाँ स्पर्श पूछो। सर अगर जैसे जो ऊपर वाली चीज है, मतलब ये जो आपने डेल्टा वाई अलग अलग हम 3 मॉड वाली बात करें, हम्म। इसमें अगर मैं वह वो चीज करूंगी, जैसे हमने देखा कि 0.4 सेकंड पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, तो अब मैं अगर वहां से लगाना शुरू करूंगे, मेरा v नॉट 0, टाइम मेरा 0.2, तो उससे सर 0.24 याद है, तो मतलब ये कोइंसिडेंस है नहीं नहीं कि? नहीं नहीं, वो क्या है कि वो तो आपने बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आपने कहा कि सेम मोशन को ही मैं दो में स्प्लिट कर लूं, और फिर उन दोनों के एरर्स को मैं एक तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। हाँ जी। बट वो तो हम क्यों करेंगे, मतलब जब मैं सीधा मेजर कर सकता हूँ टाइम, तो मैं उसी को दो में स्प्लिट करके मैं अपना एरर क्यों बढ़ाऊंगा, है ना। नहीं, हमें तो मतलब अनसर्टेनिटी इन y निकालनी है, वो तो बस जो सेकंड वाला मोशन है सिर्फ उसी से आ जाएगी ना। नहीं देखो, मतलब टाइम आपका, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई टाइम जो है आपका वो, जैसे जो क्वेश्चन में गिवन था वो 0.6 है ना। हाँ जी। तो तो आप ये कह रहे हो कि मैंने उस मोशन को स्प्लिट कर लिया, कि पहले 0.4 तक अलग मान लिया मोशन को, और फिर 0.4 से 0.6 अलग मान लिया, यस सर। है ना। और हाँ फिर जी। उसके आगे क्या किया आपने? बस वो उसमें जो v है अपना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसके लिए, हम्म, सेकंड मोशन के लिए, और टाइम 0.2 हो गया। ठीक है। तो बस अब ये जो डेल्टा वाई वाली इक्वेशन है इसमें डाल दिया, तो फर्स्ट क्वांटिटी तो 0 ही बन गई, फिर बाकी दो से वो आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाई चांस आ गया, अगेन वो वैल्यूज ऐसी हैं, कोई और ले लो फिर नहीं आएगा। यस सर, ठीक मतलब है सर। हाँ कोइंसिडेंस जी। था। हम्म मतलब जो आप अगर 0.5 लें तो आपके आंसर से हम्म। 0.22 आता है, सर हाँ, मेरे आंसर से 0.20 तो आता फिर राम तुम्हारा जबरदस्त तुक्का लग गया है। है। यस सर। एक मिनट देखिए मैंने कैसे 0.48 निकाला था। हाँ, मुझे वही लग रहा था जो आज तुम्हारी क्लास में मैं गलती कर रहा था, यही गलती मैंने यहाँ की हुई है ना, ये टी नहीं लिखा हुआ। हाँ बच्चों, अब ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना। तो मतलब टू थिंग्स टू कीप इन माइंड।
वन इज कि जब आप मतलब when there are related quantities you have to be extremely careful how to deal with those. Second is कि अगर मतलब मॉड लेना है तो उसका लॉजिक समझ आना चाहिए। वैसे तो अगर रिलेटेड को पहले ही ले लोगे तो अपने आप मॉड वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, है ना? मतलब जिसमें कोई रिलेटेड क्वांटिटीज हैं उनको एक ही क्वांटिटी बना के चलना है। बच्चों एक चलो फॉर फन एक बार घर पे सोचना, मतलब मैंने वो सोचा था उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि अगर जी में भी एरर हो फिर क्या होगा। लेट्स से इसको 10 प्लस माइनस 0.5 लेना, ठीक है? फिर सोचना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है काम। ओके ओके सो दिस इज डन। मुझे क्या अच्छा मैं क्या डिस्कस करना था बच्चों? सर हाँ जी। सर यहाँ पे हमने जो मॉड लगाया वो सिर्फ dt की वजह से ही है ना कि हम वो कर रहे हैं, मतलब t की वजह से तो नहीं है। टी की वजह से नहीं है, डी की वजह से। यस बेसिकली बच्चों मॉड का पर्पस क्या है, आप समझ रहे हो? कि जो क्वांटिटीज हैं उनके एरर्स को मतलब इस तरह से लिखा जाए कि वो एड अप हो रहे हो, है ना? कि वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाए। हाँ बच्चों इसमें बताओ। ये अच्छा ये शेयर नहीं हुआ, एक मिनट। गोपाल मैं ढूंढ के बताऊंगा इस टेस्ट में उज्जवल के कितने मार्क्स थे, बट वही जैसे ये सारे क्वेश्चंस उनके टेस्ट में नहीं थे तो वो मतलब फेयर जजमेंट नहीं होगा। वैसे तो तुम सबने भी नाक ही कटवाई है मेरी, तो कोई फायदा नहीं हुआ ये सोच के क्वेश्चंस सब तो गलत करा है। हाँ बच्चों बताओ इसमें। ट्वेल्थ का बच्चों ऑफ कोर्स डी आएगा आंसर, है ना? नहीं इनफैक्ट एक गड़बड़ है।
समझ रहे हो क्या गड़बड़ है इसमें? नहीं, डी आएगा, सी आएगा बच्चों। टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, 1 से 2 प्रेशर कम हो रहा है। हाँ ठीक है, डी हो गया। थर्ड का बच्चों आंसर आ रहा है ठीक या नहीं? ठीक आ रहा। सेवेंथ, सेवेंथ का 2 और 3 आ रहा है क्या? नहीं, 2 थोड़ी आएगा। 3 आएगा। सर 2 क्यों नहीं आ रहा? 2 तो तब आता अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता। सर मतलब एक जनरल प्रोसेस के लिए पर ये मतलब n c n कैन बी एनी नंबर। 1 + 2 by f नहीं हो गया? नहीं, n गामा थोड़ी है, n तो कोई भी जनरल पावर है। वो तो n को 1 + 2 by f डालने का मतलब ये होगा कि आपने n को गामा कह दिया, फिर यस तो सर। आएगा ही 2। बट कैसे कहा वो? y is n equal to गामा। ओके सर। आगे बच्चों, इलेवेंथ चैप्टर, सिक्स्थ क्वेश्चन। और जो इन क्वेश्चन में ना बस एक वो साइन कन्वेंशन का ही ध्यान रखना होता है। is compressed from a volume of 2 to 1 constant pressure this much, then it is heated at constant volume by supplying 150 joules of energy. As a result, the internal energy of gas तो 6 में सर f नहीं गिवन। F नहीं given। राइट, F चाहिए। ये जो आंसर है वो F क्या मान के आता है? या आता ही नहीं किसी भी तरह? अच्छा, F नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करना है ना, क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। सर 9th में 1 और 3 में सर कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब A to D? ये बच्चों एक मिनट, जो 8th क्वेश्चन है इसमें भी क्या गड़बड़ है कि देखो बच्चों, बिल्कुल एकदम करने वाला क्वेश्चन है कि आंसर जो आएगा वो तो सेम ही आएगा ना, चेंज तो एंट्रोपी का सेम ही होगा, है ना? तो वो तो पता ही है कि इन ऑप्शन में से ए होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो वैल्यू Ln2 के इक्वल नहीं आती, क्योंकि वो केल्विन में कन्वर्ट करके कुछ और आएगी। राइट, तो ये क्वेश्चन भी गलत था, ये साल कैंसिल हुआ था। तो इसके अंदर मतलब क्या? अच्छा 100, ठीक है। 9th में क्या कह रहे थे? सर A और C में A to D सर जो मतलब कर्व है वो कैसे डिसाइड करेंगे? देख सकते हैं ए और सी में। 1 और 3rd में मतलब कर्व A to D। ए टू डी।
हाँ, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में हमें पता है कि जो स्लोप आती है वो 1 टाइप्स आती है, 3 टाइप्स तो बनता ही नहीं ग्राफ। हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी स्लोप्स हमेशा इसी टाइप की बनती है ना, कोई भी ऐसा तो केस ही नहीं होता। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस, उस टाइप के केस है ना ये सारे। आगे बचो। सर जिनका आंसर नन होता है उसमें जिसने क्वेश्चन छोड़ा होता है उसको भी मार्क्स मिलते हैं? हाँ हाँ, यस। सर नन मतलब भी ऑप्शंस में जो नहीं है उस तरह, है ना, ये सर कैंसिल हो गया टाइप्स। ये पूछना था, मतलब अगर सपोज जी मेन में हमें पता चल गया कि कोई क्वेश्चन है जो पक्का गलत है 100%, तो उसको अटेम्प्ट करें कि करना करें? नहीं नहीं, कर देना चाहिए, मतलब अटेम्प्ट तो हमेशा ही करना चाहिए। सर फिर क्या अटेम्प्ट करें, मतलब जो आपको पता ही लग रहा है कि पता ही गलत है। स्टैंडर्ड अजम्पशंस के हिसाब से जो बनता है आंसर, वो मतलब मार्क कर दो। जैसे मतलब मान लो वही वाला क्वेश्चन था, अभी हमने एंट्रोपी वाला किया, यस सर। तो इसमें 1 तो मार्क कर ही देना चाहिए आपको। सर छोड़ने पर मार्क्स मिलेंगे वैसे, अगर सपोज? नहीं, पता क्या होता है, वैसे तो जब क्वेश्चन बोनस ही हो जाता है तो सबको ही मिल जाते हैं मार्क्स, ठीक है। बट कई बारी रेयर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने ऑप्शंस के बेसिस पे भी दे दिया कि चलिए ये ऑप्शन वाले को मार्क्स दे दिए, कि भाई ABC ऑप्शन को मार्क्स दे दिए या कुछ भी ऐसा, कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली बोनस हो गया। तो मैं ना आपको दिखाऊंगा अभी वो क्वेश्चंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इट इज ऑलवेज सेफ कि अटेम्प्ट तो कर ही दो। ओके सर। 11th का क्या आंसर आ रहा है बच्चों? मतलब एक्चुअली क्या आता है, दिया हुआ नन है, ये भी कैंसिल हुआ होगा। इज इट 6000 ln 1.2? वही। 11th देखो बच्चों, करना कैसे है, रेजिस्टेंस की वेरिएशन दे दी, उससे अल्फा निकल आएगा, टोस्टर is connected to a voltage source this much and its temperature is raised at a constant rate from 300 to 500 in 30 seconds। तो आपको dt/dt की वैल्यू दी हुई है as 200/30। तो basically what you need to do is, तो यहाँ से आप मतलब t का रिलेशन निकाल सकते हो विद टाइम। तो बेसिकली वर्क डन से इनका मतलब है, मुझे जो लग रहा है वही होना चाहिए कि पावर कितनी जनरेट हुई। सर तो आपका बन जाएगा, मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा v²/r/dt फ्रॉम 300 to 500, जहाँ पे r के एक्सप्रेशन में आप टेम्परेचर का जो फॉर्म बनेगी वो पुट करोगे, इसलिए ln के टर्म बन रही होगी। हाँ जी, क्या कह रहे थे? आगे बचो।
चैप्टर 12 10th क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मतलब दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ मतलब अनफॉर्चुनेट क्वेश्चंस जो आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ स्पेसिफिक हीट, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो आप उसको मोलर स्पेसिफिक हीट मानते हो फिर तो 2 आंसर आता है, ठीक है। और अगर आप इसको मास वाली स्पेसिफिक हीट मानते हो फिर 1 आता है। ये सोच पा रहे हो बच्चों? देखो, सर हम मास वाली मींस कि नॉर्मल स्पेसिफिक हीट, जैसे हम स्पेसिफिक हीट हम अपने हीट चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास कहते हैं, है ना। और गैसेस में हम उसको यूनिट मोल कह देते हैं। तो मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करना पड़ेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। मोलर मास से, हाँ वो तो खैर मॉलिक्यूलर करो मोलर करो एक ही बात है। यस। तो फिर A1 आता है ना। अब क्वेश्चन में देखो कहीं से क्लियर नहीं हो रहा कि आपको क्या लेना है, दोनों ऑप्शंस हैं, वो आप क्या करोगे, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था कि मतलब जो भी आता है 1 मतलब 1 या जो भी बाकी बनेगा मास वाला लेके, आई डोंट नो क्या बनता है। मतलब 2 वाला तो आप समझ ही रहे हो ना कि मोल के साथ आता है, बाकी दूसरा जो भी बनेगा वो अगर आप मास लोगे तो आएगा। तो मतलब आई वॉज वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन में उन्हें दोनों को मार्क्स देने चाहिए, मतलब अब मुझे इन पर्टिकुलर याद है बाई चांस ये क्वेश्चन, बट उन्होंने मतलब सिर्फ मास वाला कंसिडर किया था। मतलब ये मुझे क्लियरली याद है, हर कन्वर का था क्वेश्चन, गलत हुआ था उसका। तो मतलब दिस इज लक, मतलब यू कांट हेल्प इट। मतलब मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता, मैं आपको कैसे कह दूं कि यार आगे से CPCB लिखा हो तो उसको मास वाला कंसिडर करो, हम कहीं भी नहीं करते, हर जगह उसको मोलर ही मानते हैं, है ना। सर तो ये फिजिक्स में स्टैंडर्ड वाला कौन सा है? वही मैं कह रहा हूँ, हम तो हमेशा मोलर ही लेते हैं। फिजिक्स में? हाँ आप देखो, हम ऊपर जितने क्वेश्चंस करते हैं हमेशा CPCB, जब भी हमने कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है तो वो मोलर ही होता है ना। यस सर। तो ये बस ये ऐसा कुछ लक बेस्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब आप ही देखो, अब जो 11th क्वेश्चन है यहाँ भी तो वो मोलर ही मान रहे हैं। तो देखो अब है नहीं मजाक की बात, उसी साल में आया हुआ है। आप ऑफलाइन में कुछ और कंसिडर कर रहे हो, ऑनलाइन में कुछ और कंसिडर कर रहे हो। सर 10 में फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा किसी मेथड से? अच्छा नहीं आ रहा, फिर मैं भी वो गलत दिया हो, मतलब 4 नहीं बन रहा होगा, A या B में से बना, 3 में से ही बनेगा आई बिलीव, है ना, मास लेके भी यस सर। 14 की टर्म ही आएगी। क्या आता है मास लेके, क्या बनता है बच्चों? 1 बनता है। तो जो भी मान लो अब 1 2 में से। ठीक है बच्चों, ये हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन, ये बच्चों वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको याद है आपको बताया था, जो मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, मीन फ्री पाथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट्स हैं। एक बार दोबारा बता दो प्लीज। मुझे भी नहीं याद। वो फॉर्मूला ही याद रखना है उसका। हाँ, वो फॉर्मूला याद रखना है बस। मतलब आप देखो, वो मतलब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड है, और वो इम्पोर्टेंट है बच्चों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखो वही मीन फ्री पाथ का ही है। नहीं, एक मिनट, नहीं फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट कैसे किया बच्चों? और आप ऑप्शन से देख सकते हो कि आपको बहुत ही एक ब्रॉड आइडिया निकालना है, और वो कैसे निकालोगे आप? ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। देखो क्या करोगे आप, जस्ट अज्यूम इट टू बी ऑफ सम बॉक्स, एक कोई भी मतलब 1 बाय 1 का बॉक्स मान लो, एक क्यूबिकल। उस बॉक्स के अंदर आप ये निकाल सकते होगे ना कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए आप निकाल सकते हो। बोलो बच्चों, दी हुई है इतनी इंफॉर्मेशन? यस सर। तो अगर ये निकल आया तो आप इससे अब ये बता सकते हो कि मतलब ऐसे लेंथ में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका क्यूब रूट हो जाएगा ना, उससे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मतलब आप ये मान सकते हो ना कि अगर अज्यूम मॉलिक्यूल्स टू बी यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, तो आप ऐसे बता सकते होगे ना कि अगर सारे में यूनिफॉर्मली भरे हुए हैं तो एक लेंथ के अलोंग कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बस वही आपको उसको 1 बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दो, उससे आइडिया लग जाएगा कि कितने हो। तो फिर डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस इस तरह आ गया ना कि मान लो आपने ये कहा कि ये 1 मीटर मैंने माना हुआ है कि 1 मीटर में 5 मॉलिक्यूल्स आ गए, लेट्स से। तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, आप निकाल सकते हो ना 1/5 करके। नाइन्थ का क्या आंसर आ रहा है भाई? ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है? प्रेशर एंड डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो आसान है। इसका बी दिया हुआ है। लिख लो ना, एक मिनट देख लेते हैं। हम्म, क्या होता है, रो इज PM/RT, तो प्रेशर बन गया RT/m × रो। तो T कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हाँ फिर तो D आएगा है ना, 2 नहीं आ सकता। यस।
डन बच्चों? सेकंड बच्चों, क्या सेकंड का आंसर ए आ रहा है बच्चों? यस सर, गलत दिया हुआ है? फ्लोरीन दिया हुआ है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये देखो मॉड्यूल में दिया हुआ था आपके, सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 3R। उससे आएगा। सर हम्म सर अगर जैसे हमें वो 3R वाली नॉलेज ना हो तो हम हम्म, बिना उसके नहीं क्वेश्चन को कुछ सोच सकते करने नो के लिए। बिल्कुल भी नहीं। ये यूजिंग इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कुछ दिया हुआ है ऐसे। नहीं मतलब वो जो 3R है वो उसको यूज करके ही आता है, उसके बियॉन्ड नहीं हम सोच पाएंगे, बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। जैसे बच्चों मैं आपको कहता नहीं था हमेशा कि मॉड्यूल पढ़ोगे तो जब कोई एक्सेप्शनली कोई एक आधा क्वेश्चन होगा फिर वो भी हो जाएगा, है ना? 12th क्वेश्चन बच्चों, ट्वेल्थ बच्चों देखो ध्यान क्या रखना है इसमें कि बाद में वो मोनोटॉमिक गैस बन गई तो उसके 2n मोल्स हो गए, तो क्या बनेगा इससे? इससे D बनता है, तो फिर D आएगा। यस, नहीं अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताना कि जैसे क्वेश्चन में एक कैपिटल N है एक स्मॉल n है, वो किया है कंसिडर? हाँ वो कैंसिल हो जाएगा कैपिटल N शायद, क्योंकि आपको तो चेंज निकालना है। बेसिकली तो हमें ये निकालना है कि जो स्मॉल n मोल्स हैं वो डायटोमिक में कन्वर्ट हो गए, है ना? तो उसके रिस्पॉन्डिंग जो चेंज आएगा फिर 4 ही आता है ना बच्चों उसे। ठीक है, सर 3/2 नहीं आएगा? 3/2 NRT। बाद में मोनोटॉमिक हो गई हाँ जी, तो, उससे काइनेटिक एनर्जी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3/2 ही रहेगी। क्यों? एक मिनट, मतलब बाद में आपका बनेगा 2n इंटू F/2 NRT। सर आपने बताया था F नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में। ये मैंने 3 कब बताया? सर जब हम वो मॉडर्न फिजिक्स में कर रहे थे। नहीं मैंने ये थोड़ी कहा था तब, आपने मिक्स कर दिया। काइनेटिक एनर्जी में तो F ही होता है। मैंने वहां ये कहा था कि जो हम वो निकाल रहे थे उसका, जो हमें उसकी स्पीड चाहिए थी, मीन स्पीड, VRMS। हाँ उसमें F का रोल नहीं आएगा, क्योंकि जो स्पीड वाली काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो तो 3/2 NRT होगी। जो बाकी दो आती हैं वो तो रोटेशनल के कारण आती है ना। सर हमने वहां पे सिर्फ स्पीड वाली लिखी थी। वहां पे क्वेश्चन ये था कि भाई टेम्परेचर T है अगर दिया हुआ,
तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको V निकालना था, हाँ जी, है ना? तो yes sir, उसमें yes. ये हुआ था कि पहले हमने ये किया था कि हमने T के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को लिख दिया F/2 nRT, और उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दिया था। ऐसा कुछ किया था ना हमने, बट इसमें गड़बड़ थी क्योंकि F/2 Yes, nRT में तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। yes sir. तो मैंने ये कहा था कि हम हाफ mv² को तो ट्रांसलेशनल से ही रिलेट करेंगे ना, अच्छा, तो हाँ जी इसलिए सर. वो 3/2 nRT आना चाहिए। हाँ जी, पूछो। सर जो सर हम ट्रांजिशन वो जो केटीजी से ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 केटी वाली, वो तो ट्रांजिशनल होती है ना सिर्फ। हाँ, बट हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर कि हम, क्योंकि हमारे पास इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला रिजल्ट होता है, तो हम उसको एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं कि जो वैसे एनर्जी होती है वो F/2 nRT होती है। मतलब ओके सर। जो हम वो डेरिवेशन करते हैं काइनेटिक थ्योरी से, उससे तो 3/2 ही निकाल पाते हैं, क्योंकि वहां पे हम ट्रांसलेशनली कंसिडर करते हैं। यस सर। हाँ राम, क्या कर रहे सर सर हो? मतलब ये इंटरनल एनर्जी हम जैसे कि F/2 nRT लिखते हैं, हम्म सर हम कैसे लिख पा रहे हैं? हम किसी भी स्टेट गैस की इंटरनली डिफाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, चेंज। नहीं, इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन हुई है ना। डेल्टा का चक्कर तो जो आप कह रहे हो वो तब पड़ता अगर पोटेंशियल एनर्जी होती। जब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी तो आप हाफ mv² से हाफ I⍵² से निकाल ही सकते हो ना। सर केमिस्ट्री के मतलब एक मॉड्यूल में लिखा हुआ था कि हम इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते किसी भी स्टेट पर, हम बस उसका चेंज फाइंड कर सकते हैं। वो पोटेंशियल जब इन्वॉल्व हो जाती है तब होता है, सर पोटेंशियल क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल कि में हम हमेशा ये कहते हैं ना कि आइडियल में तो 0 होती है, यस सर। तो इसलिए आइडियल में तो चक्कर ही नहीं पड़ा ना। अगर आप कहो कि रियल गैस की हम इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, तो वो नहीं लिख सकते हम। उसमें रियल गैस के पोटेंशियल भी लिए हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। ओके सर। हाँ बच्चों। सर ये जो वैसे उस रिवीजन शीट के पीछे जो आंसर्स दिए होते हैं सर, वो रीजनल आंसर की क्या होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ लक्षिका, पूछो। बच्चों, मुझे पता चला आपने केटीजी में नाक कटा दी मेरी धीरज सर के आगे। ऐसा है? क्यों, सर ने तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। सर ने मुझे ये बताया कि एक बच्चे ने आंसर दिया था और किसी ने नहीं दिया। एक बारी क्वेश्चन देखना, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कैसे था वो। कि मतलब ऐसे था कि कुछ नंबर ऑफ वो हैं, रीडिंग्स हैं, मतलब कि 10, मतलब कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें से मतलब 20 की इतनी एवरेज वेलोसिटी है। 20 मॉलिक्यूल्स की। हाँ, 20 मॉलिक्यूल्स की एवरेज है, मतलब वो बच्चों को लगा था भी वो 20 की इतनी है, वो असल में एवरेज थी वो। अच्छा, 20 मॉलिक्यूल्स की एवरेज कुछ दी हुई है। और 20 भी की ऐसे। 10 है और 40 हाँ, मॉलिक्यूल्स की 20 है एवरेज, एवरेज। और 10 मॉलिक्यूल्स की 5 है। तो अब इन सब की मोस्ट प्रोबेबल निकालनी थी। हाँ, यस।
क्या निकालना है? मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबल। चलो आप बताओ, आपने क्या किया, सर ने क्या बताया? सर ने कहा था कि ये एवरेज है, मतलब इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि सारे 20 के 20 10 की स्पीड से होंगे, तो मतलब पहले इन सब एवरेज है। तो पहले इन सब की एवरेज निकाल के फिर वो जो रेशो होती है एवरेज की और VMPS की, उससे निकलेगा। मैं मतलब ऐसे कह रहा था भी, वो तो हम लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि मतलब वो तो एक बहुत ही लार्ज स्टैंडर्ड सैंपल के लिए होता है। लार्ज सैंपल के लिए होती है वो रेशो 8/8 वाली। यस। तो मतलब इसका आंसर ऐसा आना चाहिए भी डाटा इनसफिशिएंट जैसा कुछ, मतलब। करेक्ट। अगर आप ये निकाल पा रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। यस, इतनी इंफॉर्मेशन से तो आप नहीं बता सकते मोस्ट प्रोबेबल। सर इस वाला गलत क्यों है? लार्ज सैंपल के लिए फिर एफिशिएंट होता है? हाँ, वो तो लार्ज सैंपल के लिए होता है। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर मैं आपको मॉलिक्यूल ही 10 दे दूं तो उसमें तो वो सब बनेगा ही नहीं। वो तो जो रेशो सर आती है ग्राफ में वो प्रॉपर वो नहीं तो एक है। वो जो पूरा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है यस सर। उसको लेके आती है, उसको पूरा इंटीग्रेट करके। ओके सर। तो इनफैक्ट बच्चों आपको याद होना चाहिए, आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्लास में। मतलब हमने जब केटीजी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता ही ये है कि मतलब आपको मतलब कुछ और केस दिया हो और आप उसमें निकाल पाओ मोस्ट प्रोबेबल। और ये मेरे ख्याल आपके बैच में नहीं दिया, मुझे याद नहीं, खुशी राम दूसरे बैच में तो मैंने दिया था पक्का। याद है बच्चों? तो ग्राफ वाला जो वो ग्राफ रेक्टेंगुलर वाला, सा बनता हाँ था। हाँ हाँ। तो यार कोई ऐसा करना, भव्य आपने एक बार मुझे उसकी व्हाट्सएप भेजना, मैं एक बार दोबारा ग्रुप पे डाल दूंगा। तो बाकी लोग भी देख लेना। तो हाँ, मतलब इसमें तो आई थिंक सर ने अज्यूम कर लिया कि वो रेशो है, वो दिया होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हम कर सकते। मतलब फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं उन्हें बताऊं क्यों भाई, तुम मुझे क्यों? चलो हाँ, मैंने ये बता दूंगा कि बच्चों ने तो ठीक सोचा था इसलिए नहीं आंसर किया, है ना? ये तो बता दूंगा, यस। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मतलब इस इंफॉर्मेशन से एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सर ने भी मुझे इतना ही लिख के भेजा और सर ने कहा कि किसी का आंसर नहीं आया। तो मुझे एकदम देख के तो ये लगा कि यार ये तो इससे तो कुछ निकल ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि कहीं शायद सर ने क्लास में आपको कुछ और भी इसका बताया हो या कुछ। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ कोर्स इनसफिशिएंट। चलो, नाउ दैट हमने ये लिखा ही है, इससे कुछ निकाल सकते हैं हम? मतलब मोस्ट प्रोबेबल तो नहीं निकल सकती। सिर्फ सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं, है ना? आरएमएस भी नहीं निकल सकती। बिल्कुल प्लेन एवरेज निकाल सकते हो कि वो तो सबको ऐड करके 200 प्लस 800 प्लस 50 अपॉन 70, है ना? चलो फिर ठीक है। हाँ जी, इसमें कौन सा कह रहे थे? थर्टी ये 33 का जो आंसर सी आता है क्या? यस, उसका सी आ रहा है। और 32 का?
आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, वो तो पी आ जाएगा, बी आएगा, है ना? हम्म, 33 का बी आता है क्या? बी गिवन है, सी आ रहा है। तो सी आना चाहिए अभी। सेवेंथ क्वेश्चन, सर इसमें दिया नहीं होना चाहिए कि डायटोमिक है। यस के बनाना चाहिए, बिल्कुल। फिफ्टी फोर, liquid oxygen at 50 is heated to 300 at constant pressure of 1 atm. Rate of heating is constant. Which of the following graph represents the variation of temperature with time? नहीं देखो, इसमें आइडियली तो बॉइलिंग पॉइंट मेंशन्ड होना चाहिए, बट हमें ये तो पता है ना कि अ, आपको ये कह दिया कि पहले लिक्विड ऑक्सीजन है, और आपको ये भी पता है कि मतलब 300 केल्विन तक हीट किया है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, तो उस पे तो वो गैसियस ही होती है ऑक्सीजन। तो मतलब वो जरूरत नहीं है उसकी, मतलब ऑटोमेटिकली ये पता चल रहा है कि स्टेट चेंज तो हो रही है ना? 18th क्वेश्चन, सर ये फ्री एक्सपेंशन वाला केस नहीं है? हाँ फ्री वाला है, यस। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना? एक मिनट रिव्यू कर लो। फ्री एक्सपेंशन है, देखो बच्चों, एक मिनट,
वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने जो आंसर निकाला है वो तो एडियाबैटिक मान के निकाला होगा। नहीं बच्चों, इसमें एम्बिग्विटी है। हम मतलब एडियाबैटिक भी क्यों मानेंगे, मतलब वर्क तो जीरो ही है, वो तो मतलब साफ ही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो मतलब सी देखो, सीधी बात है कि इस केस में गैस इज एक्सपैंडिंग अगेंस्ट वैक्यूम। सर इसके अंदर हमने पार्टीशन रिमूव रिमूव नहीं की, मतलब वो तो ऐसे होगा ना कि वो फैल रही है उसके, वो वाला केस होता है वो कि हाँ, तो इसमें भी तो फैलेगी ना, क्योंकि गैस पहले एक कंपार्टमेंट में और फिर आपने हटा दिया वो पार्टीशन, तो वो गैस एक्सपैंड कर रही है। प्री एक्सपेंशन में भी यही होता है। मतलब इसके लिए प्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। मतलब एक एम्बिग्विटी आ गई ना। अगर हम ये मानते हैं बच्चों, देखो, अगर हम मानते हैं कि टेम्परेचर चेंज किया, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि गैस ने वर्क किया। तो गैस ने किसके अगेंस्ट वर्क किया? सर वर्क तो तभी होता है ना अगर वो गैस किसी चीज को धक्का मार रही हो। यहाँ तो गैस ने किसी चीज को धक्का ही नहीं मारा। सर हम्म सर इसमें मतलब एम्बिग्यूटी भी क्यों है सर, ये मतलब क्लियर कट केस नहीं है। हाँ, मतलब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फ्री एक्सपेंशन का ही केस है। इसका बच्चों आंसर वही आएगा, मतलब 300 ही आएगा। आप इस पे एडियाबैटिक वाला नहीं लगा सकते। इसके अंदर हम P इंटरनल इक्वल टू एनआरटी नहीं फेल हो गया, वो P चेंज हो जाएगा ना बाद में, प्रेशर सेम नहीं रहेगा। सर इसके अंदर हम वो वाला लगा सकते हैं भी, मतलब इंटरनल एनर्जी के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं। कि सेम रहेगी। मतलब आप ऐसे सोचो, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, गैस को बाहर से कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही, राइट? यस। और आपने गैस पहले एक जगह थी, आपने कुछ हटा दिया पार्टीशन, तो गैस फैल रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। हाँ। वॉल्यूम चेंज हो रही है गैस की। एंड गैस को किसी के ऊपर वर्क तो करना ही नहीं पड़ रहा ना फैलने के लिए, यस। तो वर्क डन तो जीरो ही आएगा। गैस का वर्क कब आता? अगर गैस ने किसी चीज को धक्का मारा होता, अगर उसने कोई फोर्स लगाकर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की होती, यही होता है ना वर्क डन। यस। तो ऐसा कुछ तो यहाँ हो ही नहीं रहा। ओके सर। समझ गए बच्चों? एडियाबैटिक नहीं लगेगा यहाँ पे। हम्म चलो
ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, राइट? इसको कंप्लीट कर लेना। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा? सर थ्योरी में डाउट था, अभी हम्म, पूछ लो। हाँ पूछ लो। तो जो केटीजी की हम वो करते हैं डेरिवेशन करते हैं, मतलब वो 3/2 एनआरटी वाली शुरू में बिल्कुल क्यूबॉइड वाली, क्यूब वाली। बिल्कुल। तो उसमें अगर हम क्यूब की जगह कोई और 3D शेप ले लें तो हम उसके लिए कर सकते हैं प्रूफ? हाँ कर सकते हैं, पर बस हम ऐसी शेप लेना चाहेंगे जो तीनों डायरेक्शंस में सिमेट्रिक हो, क्योंकि उसकी डेरिवेशन में हम ये अज्यूम करते हैं ना कि जो वेलोसिटीज हैं वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। तो जैसे अगर हम क्यूबॉइड ले लें तो क्यूबॉइड में अगर हम वैसे देखें तो हर मतलब 6 डायरेक्शंस होगी, मतलब वैसे तो हम कह सकते हैं, बट उनका जो डिस्टेंस है वो भी अलग अलग हो गया, मतलब फेसेस से अगर एक मॉलिक्यूल ले लें तो। नहीं एक्चुअली केटीजी में तो हमारी अजम्पशन ये होती है ना कि मतलब जो हम ये कहते हैं कि मतलब वो हम बहुत लार्ज स्पेस के लिए इसको डिराइव कर रहे होते हैं। अगर आप मतलब जो मॉलिक्यूल्स की आपस की डायमेंशंस हैं कंपेयर टू जो आपके कंटेनर की डायमेंशंस हैं वो बहुत ही लार्ज होती हैं। तो इवन इफ जो आप कह रहे हो कि हम अगर कंटेनर क्यूबॉइड ले लिया कि हमने भी उसमें आपने कहा कि एक्स में और वाई में अलग अलग डायमेंशन हो गई, तो वो अगर आपने मतलब आप ये भी मान लो कि आपने वाई की लेंथ हाफ कर दी, तो उसमें भी इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, हम ये मान सकते हैं कि वो सेम ही हो जाएगी जैसी एक्स में थी जैसे वाई में थी। यस सर। बट सर जैसे मतलब जो एरिया है वो तो अलग हो गया ना, मतलब जैसे हम जो डेरिवेशन करते हैं उसमें वो एरिया अलग नहीं हो गया, मतलब हर एक फेस का नहीं उसका एक्चुअली एरिया भी अलग। हम जो डेरिवेशन करते हैं हम तो उसको सिंपल फॉर्म में करते हैं जिसमें इतना चक्कर ना पड़े। नहीं सर, मतलब जैसे अगर अगर मैं वैसे लूँ तो डायरेक्शन हमारे पास 6 होगी, तो हर जगह मतलब n/6 होना चाहिए, मतलब जो एक जगह पहुँच रहे हैं अगर हम किसी एरिया में देखें तो। और अगर हम मतलब उस हिसाब से देखें कि एक फेस का एरिया और दूसरे फेस का एरिया उसमें डिफरेंस भी है ना, मतलब वो सेम नहीं ना है एरिया उसका। तो मतलब वो तो ठीक है, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें फिर तो सब जगह सेम पहुंचने चाहिए, बट जो एक जगह एरिया है वो कम है दूसरी जगह ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ज़्यादा वाला एरिया उस पर ज़्यादा पहुंचने चाहिए ना मॉलिक्यूल्स। हाँ तो वहां फोर्स ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम तो प्रेशर निकाल रहे हैं ना फाइनली, तो वो तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा पहुंचेंगे उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, बट उतना एरिया भी ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्यों पहुँच रहे हैं वहाँ पे? मॉलिक्यूल्स तो n/6 ही पहुँचेंगे ना। नहीं n/6 नहीं पहुंचेंगे ना फिर। मतलब हम ये नहीं कर सकते ना कि अगर एक्चुअल शेप हमारी क्यूबॉइड है और फिर हम जो शेप कंसिडर कर रहे हैं डेरिवेशन के लिए वो क्यूब ले लें, वो नहीं कर पाएंगे हम। फिर हमारे को उसमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। n/6 नहीं होंगे हर डायरेक्शन, मतलब इसमें क्या गलत है कि हर डायरेक्शन में n/6 होंगे, वो तो है ही 2। नहीं फिर n/6 नहीं होंगे ना फिर, मतलब अगर आप मतलब अनसिमेट्रिक लोगे तो जितने x में जा रहे हैं वो अलग होंगे, जितने y में जा रहे हैं वो अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, मतलब एरिया के हिसाब से जितने वहाँ पहुँचेंगे। हाँ वो लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे हम प्रोबेबिलिटी में ऐसे करते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा एरिया होता है उसके हिसाब से हम कर देते हैं, तो यहाँ पे n उसी हिसाब से होगा ना जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। मतलब उसमें तो फिर ये यूज होगा ना कि भाई हाँ हर मॉलिक्यूल की हर डायरेक्शन में होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यस सर। तो ऐसा हो गया कि ऑब्वियसली
मतलब अगर आपने वॉल्यूम ऐसा लिया है तो जो मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स एक्स जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे कंपेयर टू जो मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स वाई जा रहे हैं, अगर आपका इस तरीके का है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, बट वो कर करा के बाद वही बन जाएगी फाइनली, मतलब हमारे रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूबॉइड के लिए भी हम्म, मतलब हर शेप के लिए सेम ही होगा। सेम ही है हाँ। जैसे जो स्फीयर है उसमें तो n/2 हो जाएगा ना एक जगह पे, मतलब अगर हम आधे का ले लें उसका हेमिस्फीयर, हम्म, उसमें n/2 होना चाहिए ना एक डायरेक्शन में। हाँ उसमें तो मतलब डिपेंड्स, अगर आप बीच में से देखोगे तो हाँ आधे आगे को जा रहे हैं आधे पीछे को जा रहे हैं। मतलब इसमें हम बट फिर उसमें ऐसे कंपोनेंट्स आ जाएंगे ना, सबकी डायरेक्शन सेम तो नहीं रही स्टिल, कोई ऊपर को जा रहा है कोई राइट को जा रहा है। जैसे अगर हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया उस स्फीयर का हम्म, और इसमें हमने एक क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि मतलब जैसे एक पार्टिकल की जाने की डायरेक्शंस 4 होगी उस हिसाब से, तो वो मतलब उस हिसाब से चेंज हो गया जो हम लेंगे, मतलब एरिया। मतलब अगर हमने 1/4 ले लिया तो उसके लिए कुछ अलग आएगा, और हमने अगर हाफ ले लिया उसके लिए कुछ अलग आएगा। मतलब आप कुछ भी करके देख लो है ना, वो बस ये होगा कि हमारी मैथ्स कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, रिजल्ट वही बनना है फाइनली। स्फीयर के लिए तो नहीं बनेगा वो। मतलब ये वो वाली बात है कि जैसे हम प्रेशर डिराइव करते हैं तो हम सिंपल सिलेंडर लेके डिराइव कर लेते हैं। अब की वेरिएशन ऑफ प्रेशर, अब ले लो जो मर्जी केस, तो बन वही जाएगा वो फाइनली। कुछ स्फीयर के लिए कैसे होगा? बस स्फीयर में क्या होगा कि आपको वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एरिया के भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। क्यूबॉइड में तो सीधा सीधा आपने मान लिया कि वेलोसिटी एक्स में है, वो सीधा हिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हर एरिया पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको परपेंडिकुलरली हिट कर रहे हैं। ओके सर, यस ठीक है, हाँ जी सर समझ तो गई। मतलब इसमें कुछ हम निकलेगा नहीं, मतलब सोच के इस कंसेप्ट पे कुछ है नहीं काम का, मतलब वो चीज़ वही आनी है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ स्पर्श। वही वाला था कि स्फीयर वाला, कि जैसे हम केटीजी में 6 डायरेक्शन ही क्यों मानते हैं, मतलब होनी तो इनफाइनाइट चाहिए ना। क्या बोलो फिर बोलो। हम केटीजी में ऐसे नहीं मानते 6 डायरेक्शंस में इक्वल जा रहे हैं, मतलब तो वो ही तो है। बाकी जितने हैं वो कंपोनेंट्स लेके तो 6 ही बन जाएंगे ना। मतलब स्फीयर वाले में अगर हम ड्राइव करें आएगा तो सेम ही आएगा। सब सेम आएगा हाँ। ठीक है। सर जो मैक्सवेल का कर्व बनाते हैं उसमें dn/dv जब v मोस्ट प्रोबेबल होगा तो dn/dv 0 नहीं हो जाएगा? फिर बोलो मैक्सवेल के कर्व में। जब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम प्लॉट करते हैं तो dn/dv 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वो वेलोसिटी होगी। नहीं, dn/dv तो फ्रैक्शन हुआ ना, dn/dv नहीं जीरो होगा। dn/dv का तो क्या मतलब है कि dv रेंज की वेलोसिटी कितने dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है। कितने dn? ये कि एक dv रेंज के अंदर, dv रेंज की वेलोसिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ओके सर। चलो ओके बच्चों, बाय।